ना, जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो सभी को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहीं बस ट्रैप होते, 10 से 15 क्वेश्चन भी आता है और ये थोड़े से डिफिकल्ट होते। हाँ, ये खुद से पढ़ करके बनता नहीं है। तो मेरा यही सजेशन है कि हम लोग रिस्पिरेशन, जो भी फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से टाइम दे करके पढ़े ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज रिस्पिरेशन को स्टार्ट करें। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी है और हम लोग स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेशन को डिटेल से पढ़ना ना। तो एकदम सिंपल है, अगर रेस्पिरेशन तुम आसानी से पढ़ोगे तो तुम्हें फोटोसिंथेसिस में काफी हेल्प मिलेगा, फोटोसिंथेसिस भी काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें इंटरेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग जर्नी, अब 6-7 महीने की जर्नी है, और अगर तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे, मोनोटोमस रखोगे, यूनिडायरेक्शनल रखोगे, तो ऐसे भी सिलेबस में मजा नहीं आएगा ना। इसलिए तुम्हें हर स्टेप पे ना, जब भी कोई भी टीचर पढ़ाए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो जब वो पढ़ाता है उसके बाद में 5 to 7 मिनट के बाद में एक इंटरेक्शन होना चाहिए। यानी कि टीचर पूछेगा आपको क्या पार्ट समझ में नहीं आया, वहां पर आप हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद में हम लोग, मैं पूछ लूंगा खुद से कि कहाँ पर दिक्कत है, उसके बाद में हम लोग आगे मूव करेंगे। आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे को तो मैं देखता हूँ कि वो बस मोबाइल लेकर के बैठ गए हैं, ना नोट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो आप भाई, कोई भी आइंस्टीन तो है नहीं, न्यूटन तो है नहीं कि एक बार हमने कुछ सुना और हमें याद हो गया। ये तो भाई, ये साइंटिस्ट को भी समझने में डिफिकल्टी होगी। कोई नया चीज आप पढ़ रहे हो और उसका प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हो, प्रॉपर ढंग से आप लिख नहीं रहे हो, तो आपको डिफिकल्टी होगी। तो मैं कहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कर लो, और जब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, जब ये पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, तो उससे पूरा नोट्स तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अब की पॉइंट को इंटरेक्ट एकदम कंसंट्रेशन के साथ ना, ऐसा नहीं कि अभी तुम लैपटॉप पे बैठे हो, उसे देख रहे हो और बाद में क्या हो रहा है, फिर मोबाइल चला रहे हो, तो फिर ये कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। कोई भी बच्चा, कोई भी, तुम मूवी देखते हो 3 घंटे की, और बीच में तुम लैपटॉप पे मूवी देख रहे हो, बीच में मोबाइल चला रहे हो, पानी लाने चले गए बीच में, अगर तुम 20 सेकंड के लिए भी इंटरेक्शन खराब होता है, तो बेटा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये चीज तुम ध्यान देना कि 3-4 जो, ये आज फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर दे रहा हूं। एक तो इंटरेक्शन जरूरी है, बिना इंटरेक्शन का आप सीख नहीं पाओगे। फिर वही होगा बच्चा कि तुम्हारे इस बार 300 नंबर आए, 350 नंबर आए, अगले साल 400 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए आपको 600 प्लस लाना है, और 600 प्लस तभी आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हो, हर लाइन आपको क्लियर हो। ऐसा कोई जादू मंत्र तो है नहीं कि कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ा देगा और अगले साल 600 आ जाएंगे। इसलिए एक मेहनत तो करना है, इंटरेक्शन भी करना है, टीचर से पूछना है सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो टीचर और उसे इलैबोरेट करेगा, तुम्हारा लेवल पता चलेगा, तभी तो कोई टीचर आपको उस लेवल पे पढ़ाने की कोशिश करेगा। चलो ठीक है, तो हम लोग रिस्पिरेशन में करते क्या है, एक सिंपल सा, तुम्हारे अंदर बॉडी में बेटा लाखों करोड़ों सेल, मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल है, सभी सेल को एनर्जी चाहिए। सभी सेल को, ये मान ले ये आपका सेल है, ये सभी सेल को बेटा एनर्जी चाहिए, सबको अपना अपना एनर्जी चाहिए। सर एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी जो हमारे लिविंग ऑर्गन में जो भी एनर्जी चाहिए वो एटीपी के फॉर्म में चाहिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चाहिए ना, दूसरे फॉर्म में एनर्जी नहीं चलेगा। तो हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। सर कैसे बनेगा एनर्जी, एटीपी कैसे आएगा, इसलिए हर सेल में बच्चा एनर्जी को जनरेट करने के लिए पहले सबस्ट्रेट चाहिए। इस सबस्ट्रेट को तोड़ेंगे, उसके अंदर एनर्जी स्टोर था, वो एनर्जी रिलीज होगा। तो सभी सेल को सबस्ट्रेट चाहिए, सबस्ट्रेट के नाम पे मेनली हम लोग कार्बोहाइड्रेट, जरूरत पड़ा तो फैट्स को भी तोड़ते हैं, जरूरत पड़ा तो प्रोटीन से भी एनर्जी निकलेगा। लेकिन जो मेन प्लेयर है एनर्जी देने का, जिसका काम है, वो कार्बोहाइड्रेट है। और जब कार्बोहाइड्रेट आप खाइएगा तो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। तो सबसे पहले आपके सेल के अंदर में कौन इंटर करेगा, ग्लूकोज, ठीक है। आपके अंदर में, सेल के अंदर में, सभी सेल के अंदर में कौन इंटर करेगा, ग्लूकोज। सर ग्लूकोज के अंदर ऐसा क्या है,
देखते हैं। ग्लूकोज एक्चुअली में 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है वो एनर्जेटिक है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको दिखना है ना, उसमें एनर्जी है। इस बॉन्ड को आप तोड़िएगा ना तो इसमें एनर्जी रिलीज होगा। हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ करके उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उस एनर्जी को निकालना है। सिंपल कहानी है ना। इसे तोड़िए, एनर्जी निकलेगा। लेकिन सर तोड़ेंगे कैसे सर? ग्लूकोज कैसे टूट सकता है? इसे तोड़ने के लिए आपको बच्चा हेल्प लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का। इसलिए बच्चा आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन करना है। सर बिना ऑक्सीजन का नहीं टूटेगा? टूटेगा। बिना ऑक्सीजन का भी तोड़िएगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। जैसे हमारे मसल सेल में होता है, वहां ऑक्सीजन की कमी है तब भी वहां ग्लूकोज टूटता है बिना ऑक्सीजन के। तो बिना ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं टूट पाता, तो कंप्लीट एनर्जी भी नहीं निकलेगा। देखते हैं। तो मैंने ग्लूकोज को तोड़ा, इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसलिए बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तुम क्यों चाहिए? तुम सांस क्यों लेते हो? क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, लंग्स में जाएगा। लंग से कहां जाएगा? आरबीसी में जाएगा, और आरबीसी पूरे ब्लड में, पूरे सेल में पहुंचाया जाएगा। बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के हेल्प से आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए तोड़ते हैं। टूटा। सर टूटने के बाद क्या होगा? ग्लूकोज के अंदर जो भी 6 कार्बन है, जो भी बेटा कार्बन है, ये देखिए ना, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटा ना, आपको बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये जो 6 कार्बन थे ये सारे के सारे टूट गए। टूटने के बाद सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गए। अब इस CO2 को फटाफट बाहर करना है, ये भी टॉक्सिक है। CO2 को फटाफट बाहर कीजिए, तो वापस से सेल से कहां जाएगा? वही ब्लड में, आरबीसी में, और वो ले जाके लंग्स में ले जाके छोड़ देगा। एक्सपिरेशन, सांस लेना, फिर सांस को छोड़ा भी तो जाता है। तो CO2 को हमें बाहर निकालना है। CO2 ठीक है, निकाल दिया। सर जब ग्लूकोज को थोड़ा फायदा क्या हो, इस दौरान एक फायदा है कि यहां वाटर भी बनेंगे। तो केवल ये नहीं सोचना है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा केवल CO2 बनेगा, नहीं, वाटर भी बनते हैं। और जो तुमने ग्लूकोज को तोड़ा तो उस ग्लूकोज के अंदर जो भी एनर्जी था ना, बॉन्ड टूटा, एनर्जी रिलीज हुआ, और एनर्जी को हमने एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और इस दौरान टोटल बने 38 एटीपी। 38 एटीपी। लेकिन कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 36 एटीपी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। अलग अलग सेल में कहीं 38 बनता है, कहीं 36 बनता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब 38 और 36 का कॉन्सेप्ट आएगा मैं बताऊंगा। तो यही बचा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है। बोले सर ठीक है, सर बिना ऑक्सीजन का तोड़ेंगे तो क्या होगा? जैसे हमारे मसल सेल में बिना ऑक्सीजन का टूट जाता है एकदम। तो बिना अगर ऑक्सीजन का आप तोड़िएगा तो देखिए, ध्यान से सुनिए। सेल के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज जाएगा, जैसे अभी गया था, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज गया। ग्लूकोज कितने कार्बन का? तो आंसर है 6 कार्बन का। 1 2 3 4 5 6। लेकिन इस बार आप ग्लूकोज को तोड़ तो रहे, लेकिन ऑक्सीजन का हेल्प नहीं ले रहे, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो अगर नहीं है तो ऑक्सीजन के हेल्प से नहीं टूटेगा, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर यहां ऑक्सीजन है ही नहीं तो यहां पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया तो ग्लूकोज कंप्लीट नहीं टूटेगा। तो बोले सर क्या बनेगा? ग्लूकोज कंप्लीट नहीं टूटेगा तो सर किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज बन जाएगा बेटा आपके मसल सेल में लैक्टिक एसिड में। याद करो, मसल के अंदर में जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता तो हमारे अंदर का जो मसल सेल है वो बिना ऑक्सीजन का ही ग्लूकोज तोड़ देता है, और क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। और ज्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमें पेन होता है, दर्द होता है। इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद, ज्यादा दौड़ने के बाद तो मसल में धीरे धीरे पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि ढेर सारे लैक्टिक एसिड हो गए। अब इस लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो यहां पर देखिए ना, लैक्टिक एसिड क्या होता है। तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला बता देता हूं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? सभी बच्चों को मालूम है, C6
H2LO6 यही होता है ना, C6H12O6। सर लैक्टिक एसिड का फार्मूला कुछ नहीं, ग्लूकोज का आधा कर दीजिए। ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो लैक्टिक एसिड में हो गए 3 कार्बन। हाइड्रोजन 12 है तो हाइड्रोजन 6 कर दीजिए। ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन 3 कर दीजिए। ग्लूकोज का जस्ट आधा कर दीजिए, हो गया लैक्टिक एसिड। सर कितने मॉलिक्यूल बने? तो आंसर है 2 मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज टूटा, 2 मॉलिक्यूल बने। लेकिन याद रखिएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ना कोई वाटर नहीं बनता। याद रखिएगा केवल एरोबिक रेस्पिरेशन में ही वाटर बनते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर नहीं बनता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोले सर ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए ना, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस था 6 कार्बन का, आपने क्या कंप्लीट उसे तोड़ा? क्या सारे कार्बन टूटे? बोले नहीं सर नहीं टूटा। सर इनकम्प्लीट टूटा है सर। अभी ना ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लैक्टिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन कंटेनिंग है। कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो कंप्लीट एनर्जी भी नहीं निकलेगा। इसलिए जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो केवल एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी। सर क्यों? क्योंकि तुमने पूरी तरह से उस सबस्ट्रेट को नहीं तोड़ा, पूरी तरह से नहीं टूटा तो एनर्जी भी कम बनेगा। केवल 2 एटीपी बने, बहुत कम बना। इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 चीज, एक तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, दूसरा कोई वाटर नहीं बनता। याद रखना बेटा, कोई वाटर नहीं बनते एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तुमने ऑक्सीजन यूज नहीं किया ना, ऑक्सीजन से ही तो वाटर बनते हैं, ऑक्सीजन से ही वाटर बनते हैं। ऑक्सीजन यूज किया ही नहीं तो वाटर बनेगा ही नहीं। 2 चीज याद रखिए। सर हमने पढ़ा है सर कि ईस्ट वगैरह, सर फंगस वगैरह ना फर्मेंटेशन करते हैं। हाँ, जो फंगस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये छोटे ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन करेंगे ना, उसी को फर्मेंटेशन कहेंगे। मेरे अंदर फर्मेंटेशन नहीं यूज करें हम लोग, हायर ऑर्गेनिज्म। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म है बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज तोड़ रहे, एनएरोबिक कह दीजिए, एनएरोबिक। और यही अगर लोअर ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स करेंगे तो उसे फर्मेंटेशन कहेंगे। तो हमने फंगस के बारे में तो पढ़ा ही है। फंगस क्या करता है? ईस्ट जो है एक ग्लूकोज को ले लेगा, ग्लूकोज ले लिया, बोले ठीक है सर, और इस ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करेगा बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन नहीं है फंगस के पास, ऑक्सीजन नहीं है, ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बोले सर क्या बनेगा? वो बनेगा इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है वो? ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल। फार्मूला याद रखना है C2H5OH। आपने केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो इथाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। कितने कार्बन का है इथाइल एल्कोहल? 2 कार्बन का। ये 2 कार्बन का सर हमने तो 6 कार्बन लिया था सर ना, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 सर ये 2 ही कार्बन में बने, कंप्लीट कहां टूटा? ऐसे ऐसे 2 इथाइल एल्कोहल बन गए, 2 मॉलिक्यूल इथाइल एल्कोहल का बन गया। तो कितने कार्बन हो गए? सर 4 ही कार्बन। 2 कार्बन कहां गया? मेरे पास 6 कार्बन थे सर, 2 कार्बन वाले 2 बना दिए इथाइल एल्कोहल, बाकी सर 2 कार्बन। बाकी का जो 2 कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा ना। इसलिए आप फंगस को यूज करते हो बेकरी इंडस्ट्री में कि वो फर्मेंटेशन करे और CO2 बनाए। CO2 हल्की गैस है, ऊपर उड़ेगा, तो वो पफी स्ट्रक्चर ना, जो आपने पढ़ा है बेटा डोसा बनाने में, इडली बनाने में ना, बीच बीच में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पफी स्ट्रक्चर बनता है केक वगैरह में। वो क्यों बनता है? क्योंकि CO2 रिलीज होता है ना। इसलिए वहां पर हम लोग यूज करते हैं इस ईस्ट को, इस फंगस को। लेकिन देखिए यहां पर ग्लूकोज कैसा सब्सटेंस है? सर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। आपने क्या कंप्लीट तोड़ा? नहीं टूटा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन किया। अभी भी देखिए ना, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस इथाइल एल्कोहल बना ना, कंप्लीट नहीं टूटा तो एनर्जी भी कंप्लीट नहीं निकलेगा, केवल एनर्जी निकलेगा 2 एटीपी। 2 एटीपी क्योंकि आपने कंप्लीट नहीं तोड़ा। इसलिए आपको याद रखना है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होता है वहां पे एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, देखिए ये ग्लूकोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो ऑर्गेनिक में और CO2 क्या है? इनऑर्गेनिक है, उसमें टूटा,
कंप्लीट ऑर्गेनिक नहीं टूटा, कंप्लीट एनर्जी नहीं निकलेगा, तो केवल 2 एटीपी बने। और कोई भी एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन चलेगा, वहां बच्चा लोग कोई वाटर नहीं बनेंगे, क्योंकि तुमने ऑक्सीजन तो यूज किया नहीं ना। इसलिए याद रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होता तो वाटर नहीं बनेगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन देखो, ग्लूकोज कंप्लीट टूट गया, ऑक्सीजन यूज किया तो वाटर बने। कंप्लीट टूटा तो सारे के सारे ऑर्गेनिक बेटा इनऑर्गेनिक CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गए। कंप्लीट टूटा तो कंप्लीट एनर्जी निकल गए 38 एटीपी। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस 3 वर्ड को सीखना है। अब एक नीट में क्वेश्चन पूछ दिया कि सर जो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन है, फर्स्ट वन जहां इथाइल अल्कोहल बना, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। सर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही बनाने वाला बैक्टीरिया बनाता है सर, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखिए इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल बनेगा, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेंगे। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देखिए क्या बेटा CO2 बना, क्या डिकार्बोक्सिलेशन हुआ? नहीं हुआ। यही तो क्वेश्चन आया था कि इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में डिफरेंस क्या है? तो बोलिएगा देखिए 6 कार्बन का ग्लूकोज है, बीचों बीच से टूट गया लैक्टिक एसिड में, तो कोई CO2 नहीं रिलीज होगा। लेकिन इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में 2 कार्बन वाले प्रोडक्ट बने, दो और 2 4, तो बाकी 2 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाते। तो मेरे में से एकदम दिमाग में क्लैरिटी रखिए, कोई पर कंफ्यूजन नहीं होना है। अब इसी को मैं अलग ढंग से बता रहा हूं आपको। देखिए ध्यान से कि सबसे पहले आपको सेल मान लीजिए, एकदम अपने बारे में सोचिए, ये तुम्हारा सेल है, दिस इज योर सेल, ये आपका सेल है। और मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन पहले सिखाता हूं। ये आपको मैं सिखा रहा हूं एरोबिक रेस्पिरेशन। सर एरोबिक रेस्पिरेशन में ठीक है, एक सेल गया, इस सेल के अंदर में आपने ले लिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सर कितने कार्बन का? आंसर 6 कार्बन के। ठीक है, कार्बन अगर पहचानने में दिक्कत है बगल में लिख देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले ग्लूकोज को आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है बीचों बीच। ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है बीच से आप तोड़ दीजिए, ये 3 और ये 3 अलग कर दीजिए। तो सबसे पहले ग्लूकोज को मैंने बीचों बीच से तोड़ दिया, 3 और 3 कार्बन वाले अलग कर, और ये बना पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, कहीं कहीं पायरुवेट लिखेगा, टेंशन नहीं लेना है। पायरुविक एसिड सर कितने कार्बन का? आंसर क्लियर है, 1 2 और 3 कार्बन के। सर ऐसे से 3 कार्बन वाले कितने बने? 2 बने ना। 6 कार्बन का था, बीच से तोड़ा, 3 कार्बन अलग हो गए, तो कितने पायरुविक एसिड बने? तो आंसर 2 पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड कितने कार्बन के? 3 कार्बन के, तभी तो हमारा बैलेंस है, तभी तो हमारा बैलेंस है भाई। 6 कार्बन थे, अभी भी 6 कार्बन है। सर इस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना क्या कहलाएगा? बहुत आसान सा, बहुत ही आसान सा आंसर है, पार्ट ए कहलाएगा। इसी को आप कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, इसी को आप कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। देखो नाम में लिखा है, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लिसिस का मतलब टूटना। ग्लूकोज का टूटना, 6 कार्बन था बीच से टूट गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया। बोले सर ठीक है, अब क्या होगा सर? अब सेल में अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, अगर सेल के अंदर में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, प्लस O2 लिख रहा हूं, अगर अवेलेबल है तो ये जो पायरुविक एसिड है अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाएगा और वो एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेगा ना। अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है तो ये फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। लेकिन मैं मान लेता हूं कि अभी सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ये पायरुविक एसिड अब सिंपल सा है, वो इंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे आप कहते हो पावर हाउस ऑफ द सेल। कहां इंटर कर गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो।
माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो व्हाइट वाला बना है ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये नीले कलर से जो बना रहा हूं ये बच्चा है आपका इनर मेम्ब्रेन। आपने थोड़ा सा सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। बहुत सारे क्रिस्टा है तो क्रिस्टी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन, एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन और नीला वाला हो गया इनर मेम्ब्रेन, ठीक। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर चले तो इनके अंदर में कुछ फ्लूइड पार्ट होंगे, देखिए ना लिक्विड पार्ट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ फ्लूइड पार्ट होता है, सभी को याद रखना है। सर फ्लूइड पार्ट का नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है, फ्लूइड वाला पार्ट है, क्या नाम है सर? उसका बहुत ही आसान सा नाम है, इसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ना, अगर क्लोरोप्लास्ट पढ़िएगा ना तो क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड पार्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होगा उसे स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा। और जो सेल के अंदर फ्लूइड पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो हम लोग, मेरा पायरुविक एसिड कहां एंटर कर गया? मैट्रिक्स में। बोले ठीक है सर, आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, इनर को क्रॉस किया, मैट्रिक्स में आया। अब ये जो पायरुविक एसिड है जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैं पीए लिख देता हूं, टेंशन मत लीजिए, पीए पायरुविक एसिड ना, कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। इस मैट्रिक्स में याद रखना, इस मैट्रिक्स में एक स्पेशल रिएक्शन होगा, एक स्पेशल रिएक्शन होगा, इसे हम लोग पार्ट बी कहेंगे। पार्ट ए ग्लाइकोलिसिस था, अब पार्ट बी पढ़ रहे हैं जहां पायरुविक एसिड है वो फर्दर टूटेगा, टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा, देखते हैं एनर्जी कितना निकलेगा। इस पार्ट बी को कहते हैं लिंक रिएक्शन, इस पार्ट बी को कहते हैं लिंक रिएक्शन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लिंक रिएक्शन कहां हो रहा है, तो बोलेंगे सर कहां हो रहा है? अब मैट्रिक्स में हो रहा है, पायरुविक एसिड टूट गया और पायरुविक एसिड टूटने के बाद बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। तो आपको याद रखना है एसिटिक एसिड, याद रखिए एसिटिक एसिड का छोटा भाई एसिटाइल, एसिटाइल। जैसे पढ़ते हैं ना फॉर्मिक एसिड का फॉर्माइल ग्रुप, एसिटिक एसिड का एसिटाइल ग्रुप, इसी तरह से नाम है एसिटाइल। और उसके अंदर जुटा हुआ है कोएंजाइम ए, सीओ। आपको पूरा नहीं लिखना है, केवल सीओ से चल जाएगा, कोएंजाइम। और कैपिटल ए लिख दीजिए, तो पूरा नाम हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। आपको पूरा नहीं लिखना है ना, अगर लिखना चाहे तो लिख दीजिए। तो इसमें एसिटिक एसिड में जो उसका एसिटाइल ग्रुप है उसमें कोएंजाइम ए जुड़ गया। सर 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने, हाँ एकदम करेक्ट है। सर ये एसिटाइल कोएंजाइम अब क्या करेगा? इसी मैट्रिक्स में, इसी मैट्रिक्स में, कहीं जाना नहीं है, इसी मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम ए एक साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए एक साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा। इस साइक्लिक रिएक्शन का नाम, इस साइक्लिक रिएक्शन का नाम क्रेब साइकिल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्रेब साइकिल, क्योंकि क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था इसलिए नाम क्रेब साइकिल। सर कितने बार क्रेब साइकिल चलेगा? तुम्हारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम है तो 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा, साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल नाम दिया, ठीक है। सर कहां चल रहा है? पार्ट सी जो है सर, क्रेब साइकिल आपने बोल तो दिया लेकिन सर चल कहां रहा है? सेम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए ध्यान से, आपने एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अभी हमने 3 ही पढ़ा है। तो पहला जो आपने पढ़ा कि ग्लूकोज पहले टूटा, इस प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलिसिस। पहले ग्लूकोज को आपने तोड़ा, ग्लूकोज का टूटना, इसे इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस, नाम में लिखा है। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब टूटना, ग्लूकोज का टूट जाना। बोले ठीक है सर, कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर हुआ। देख लीजिए ग्लाइकोलिसिस जो आपको दिख रहा है वो कहां हो रहा है? सर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर हुआ है। तो बाहर, बाहर जो फ्लूइड है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो याद रखिएगा जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हुआ है, वो साइटोप्लाज्म में होगा। बोले ठीक है सर, याद रहेगा। अगर सेल में सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है,
दिस पायरुविक एसिड विल एंटर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां एक रिएक्शन में जाएगा जिसे कहेंगे लिंक रिएक्शन, उसे कहेंगे लिंक रिएक्शन। सर लिंक रिएक्शन क्यों कहा? क्योंकि वो लिंक करता है, जोड़ता है। बोले सर किसको किस में जोड़ा? वो पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में जोड़ेगा, इसलिए नाम पड़ा लिंक रिएक्शन। लिंक का मतलब क्या होना? जोड़ना। पायरुविक एसिड है, उसे बोला ए चलो क्रेब्स साइकिल में चलते, लिंक किया तो लिंक रिएक्शन। कहां चल रहा है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बोलेंगे सर ये आपने कहां बोला था? मैट्रिक्स में। ये माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड पार्ट में चला, मैट्रिक्स में चला। बोले ठीक है सर। सर अब क्या बनेगा? तो मैंने लिंक रिएक्शन के बाद क्या बोला था? एसिटिक एसिड का छोटा भाई बनेगा जिसका नाम था एसिटाइल कोएंजाइम। सर ये क्या करेगा? वो एक साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा। दिस साइक्लिक रिएक्शन इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। दिस साइक्लिक रिएक्शन इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। सर क्रेब्स साइकिल कहां चल रहा है? तो क्रेब्स साइकिल भी कहीं बाहर बाहर नहीं चलना है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड पार्ट है वहीं चलेगा। आंसर करिएगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बोले ठीक है सर, इस साल क्वेश्चन भी आया था उस पे। बोले सर अब इस 3 प्रोसेस के दौरान, ये ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के दौरान ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते। ध्यान से सुनिएगा, कहानी समझिए। इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता है, लिंक रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्रेब्स साइकिल के दौरान इलेक्ट्रॉन निकलता है। और ये इलेक्ट्रॉन एक नए सिस्टम में जाता है। बोले सर क्या नाम है? अरे इलेक्ट्रॉन के नाम पे ही रखा गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो कितना आसान है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान, लिंक रिएक्शन के दौरान, क्रेब्स साइकिल के दौरान इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो उस ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा निकल करके। बोले सर कहां है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? ये नीट में लगातार 3 बार क्वेश्चन आया, ये हमेशा नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ईटीएस कहां चलता है? तो याद रखिएगा, ईटीएस को चलने के लिए कोई मेम्ब्रेन चाहिए, ये बिना मेम्ब्रेन का नहीं चलता। ईटीएस को चलने के लिए मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, सबसे नजदीक वाला मेम्ब्रेन कौन है? इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन पे लाखों की क्वांटिटी में, इस इनर मेम्ब्रेन पे लाखों की क्वांटिटी में, कोई एक नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। इस इनर मेम्ब्रेन पे चारों तरफ से भरा है। ये स्टेप 4 में, स्टेप 4 होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो चेन के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए एक और नाम देंगे ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज द साइट ऑफ ईटीसी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का साइट का है, जगह कहां है? तो आपको आंसर करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला, जब भी ईटीसी चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस चलेगा, एक मेम्ब्रेन की जरूरत है, और ये जो मेम्ब्रेन है वो सबसे नजदीक का मेम्ब्रेन कौन होगा? वही चलाना बेटर है ना। तो आंसर आप दीजिएगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ये चलेगा। तो आई थिंक सभी बच्चे को बहुत ध्यान से ये चीज समझ में आ गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन के जो 4 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो कहां रन करेगा ना। एकदम सिंपल है, एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 पार्ट्स हैं ना, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस या ईटीसी बोलो। लेकिन वो कहां रन करता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ईटीसी का, ईटीएस का साइट कहां है? तो ये याद रखना, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी पेपर में इनर मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, कभी कभी पेपर में इनर मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, तो आपको ध्यान देना है, इनर मेम्ब्रेन अगर ऑप्शन में नहीं है, इनर मेम्ब्रेन का एक पार्ट है क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? इनर मेम्ब्रेन का पार्ट ही तो है। तो अगर इनर मेम्ब्रेन बोले तो ज्यादा बेटर आंसर है ना। अगर इनर मेम्ब्रेन ऑप्शन में नहीं है तो देखना इनर मेम्ब्रेन का ही फ्लेक्सिबल पार्ट, प्रोजेक्शन वाला पार्ट है क्रिस्टी, तो आंसर क्रिस्टी कर दीजिएगा।
दोनों नहीं रहेंगे ऑप्शन में। अगर दोनों रहे तो बेटा आप करके आइएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। इनर मेम्ब्रेन का ये पार्ट तो क्रिस्टी है, तो याद रखिएगा। तो मेरे में से यहां तक कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं है। चलो किसे किसे यहां तक समझ में आ गया, थोड़ा हैंड रेज कर दो। ठीक है, आ गया मेरे में से। रीति समझ में आ रहा है, ललितेश, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आसानी से समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है सर। अगर यहां पर समझ में नहीं आया तो मैसेज में लिख दो, जो समझ में ना आए वो मैसेज में डाल दिया करो, क्योंकि मैसेज मैं बार बार पढ़ते रहता हूं, तो मैसेज में मुझे पता चल जाता है। अगर जहां पास भी हो, ठीक है, तो मैं जैसे ही अपने आप को पॉज करूंगा, रोकूंगा, जहां पास मेरा टॉपिक एक कंप्लीट होगा, तो वहां मैं मैसेज पढ़ लेता हूं। तो बाद में हो सकता है कि 2 मिनट के बाद मैं आंसर करूं, जरूरी नहीं है कि मैं तुरंत आंसर कर पाऊं, थोड़ी देर बाद मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे में से यहां तक क्लियर है। अब राज आदित्य का वोट किसने, अबे पहले पढ़ाई कर लो, डॉक्टर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिशियन बन के क्या करोगे। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट सर, अब हम लोग इसके डिटेल में पढ़ लें, ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन। तो चलो अब हम लोग आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोलिसिस की स्टार्ट करें। ग्लाइकोलिसिस, बोले ठीक है सर, क्या होगा ग्लाइकोलिसिस में, ध्यान से देखिए। ग्लाइकोलिसिस का पहला लाइन याद कीजिए कि ग्लाइकोलिसिस में आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो टूटेगा और वो बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में पीए लिख सकते हैं। 3 कार्बन का है, याद रखिएगा। ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। बोले हाँ सर। पहला क्वेश्चन बनेगा ग्लाइकोलिसिस का साइट का है, जगह का है। तो बोलेंगे सर ये तो हमें आता है, साइटोप्लाज्म आपने बताया तो था। लेकिन अब ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या क्या होगा। ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप का प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें स्टार्टिंग के 1 to 5 स्टेप पे हम लोग पॉज करके पढ़ेंगे, यानी रोक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी में लगातार 10 स्टेप गिवन है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग 10 स्टेप को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में 1 to 5 स्टेप पे ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी खर्च होगा, इसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट फेज। यानी तुमने बेटा पान की दुकान खोली है, और पान की दुकान जब खोलोगे तो पहले पान खरीद करके लाओगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। और शाम में पान बेचिएगा तो बेटा कमाई हो जाएगी। तो बाद में 6 to 10 स्टेप पे आपको कमाई होगी, एनर्जी आपको बनेगा, एटीपी बनेगा। तो 6 to 10 को हम लोग कहेंगे पे ऑफ स्टेज। पे ऑफ मतलब आपको पैसा पे कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में आपको खर्च हो रहा है। यहां माइनस में एटीपी जाएगा, एनर्जी खर्च होगा, और यहां बेटा प्लस में जाएगा, प्लस एटीपी बनेगा, एनर्जी मिलेगा। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट सर, इसे किसने ढूंढा था। तो 3 साइंटिस्ट थे आपके एनसीईआरटी में बेटा, तीनों साइंटिस्ट का नाम गिवन है। आपको एनसीईआरटी का हर लाइन बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, बहुत ध्यान से, धीरे 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 आपको एक एक वर्ड पे फोकस करना है। तो आप बोलिएगा सर 3 साइंटिस्ट ने ढूंढा था, ठीक है। एक का नाम था इम्डन, उसका पहला लेटर ले ले ई। एक का नाम था मेयरहॉफ, उसका ले ले एम। और एक का नाम था पारानास, उसका नाम ले लिया बेटा पी। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को आप ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा था। उसके नाम पे हमने ग्लाइकोलिसिस का नाम रखा ईएमपी पाथवे, इम्डन, मेयरहॉफ, पारनास। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में तीनों साइंटिस्ट का नाम मिल जाएगा। बोले ठीक है सर। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, शरीर में ऑक्सीजन हो ना हो इसे कोई मतलब ही नहीं है, इसे कोई मतलब नहीं। घर पे पापा हैं या घर पे पापा नहीं है, तुम अपना पढ़ाई कर रहे हो, कोई मतलब है क्या। पापा है नहीं है क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं भाई। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं इट इज द ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, ऑक्सीजन में डिपेंड नहीं है, ऑक्सीजन हो या ना हो ये दोनों में रन करेगा। सेल में ऑक्सीजन नहीं है,
एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है तब भी ग्लाइकोलिसिस चलेगा। सेल में ऑक्सीजन है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तब भी ये चलेगा। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को आप सिंपल कह देते कॉमन पाथ, कॉमन पाथवे। एरोबिक करना है तब भी चलेगा, एनारोबिक करना है तब भी चलेगा, कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट यानी कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेल में हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपना चलूंगा भाई। बोले ठीक है सर। सर अब ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप को तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बोले सर कैसे पढ़ेंगे? सर बहुत डिफिकल्ट है, हमने पढ़ा तो था क्लास 11th में, लेकिन 10 स्टेप याद करना बहुत मुश्किल है। चलो कोशिश करते हैं, जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज लेना है, 1 मॉलिक्यूल आप ग्लूकोज लीजिएगा। बोले ठीक है सर, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ले लिया। कितने कार्बन के? 6 कार्बन के। ठीक है, ध्यान से। अब ये जो ग्लूकोज है ना वो इनएक्टिव है। ग्लूकोज जो होता है बहुत एक्टिव नहीं होता तुम्हारे तरह, लेजी है ना, एक्टिव नहीं इनएक्टिव है। इसलिए इसे एक्टिवेट करने के लिए हम लोग बेटा ताकत खर्च करते हैं। ताकत का नाम है एटीपी। हम लोग यहां पास एक एटीपी लाते हैं। एटीपी बता एनर्जी। एटीपी ने अपना एनर्जी ग्लूकोज को दे दिया और साथ साथ एटीपी टूट गया एडीपी में। पहले ट्राइफॉस्फेट था, अब बना डाइफॉस्फेट। यानी कि ग्लूकोज एटीपी आया, एनर्जी भी दिया और फॉस्फेट भी दिया। ये फॉस्फेट जाके ग्लूकोज से जुड़ जाएगा और ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज के जो 6 कार्बन है, जो ए कार्बन है, उसके 6 पोजीशन पे ये फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो नाम पड़ेगा 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ध्यान से सुनना है, मैंने पहले स्टेप में क्या किया, ध्यान से देखिए इधर। ग्लूकोज कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का। मैंने पहले स्टेप में क्या किया, ग्लूकोज इनएक्टिव है तो यहां पास मैंने एटीपी खर्च की, और जब एटीपी खर्च करेंगे तो एनर्जी भी निकलेगा, फॉस्फेट भी निकलेगा। तो क्या हुआ देखिए ध्यान से। तो ये जो फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे, देखिए 6ठे पोजीशन पे जाके जुड़ गया। तो क्या नाम दीजिएगा? ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ गया तो नाम देंगे ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और आपने एनर्जी खर्च करके एटीपी को जोड़ा, इसलिए पहले स्टेप का नाम होगा फॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट स्टेप का नाम होगा फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि आपने एटीपी खर्च किया, एटीपी खर्च करके उसमें फॉस्फेट को जोड़ा, इसलिए स्टेप 1 इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा क्योंकि आपने एनर्जी खर्च करके उसमें एटीपी जोड़ा है। नीट 2019 में, नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो एनसीईआरटी में उसका आंसर नहीं है। एनसीईआरटी में उसका आंसर नहीं था। बोले सर क्या था? वो पूछा था कि जो फर्स्ट स्टेप में एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा ना। अगर आपने 2019 का पेपर देखा होगा तो क्वेश्चन में ये था कि एंजाइम कौन सा होगा, तो याद रखिएगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सो का मतलब 6 कार्बन में मैंने एनर्जी खर्च करके फॉस्फेट जोड़ा। तो जहां भी एटीपी जोड़ने की बात, एटीपी बनाने की बात आएगी ना, तो वहां पर काइनेज नाम का एंजाइम आएगा, और काइनेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम Mg+2। मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ये एंजाइम एक्टिव होगा। तो आपको सारे एंजाइम तो याद नहीं करने, लेकिन 2019 में पेपर में पूछा गया था। ठीक है, 2020 में तो सारे एनसीईआरटी बेस्ड आ गए सारे क्वेश्चन, तो वहां पूछा गया तो थोड़ा सा याद रख लीजिए। हेक्सो का मतलब 6 कार्बन का ग्लूकोज है, उसमें मैंने एनर्जी खर्च किया, फॉस्फेट को जोड़ा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। बोले ठीक है सर, अब क्या होगा? हमें तो 10 स्टेप पढ़ना है सर। हाँ चलो, सेकेंड स्टेप है कि ग्लूकोज बेटा अभी भी इनएक्टिव है। ग्लूकोज में मैंने फॉस्फेट तो जोड़ दिया, ताकत जोड़ दिया, फिर भी इनएक्टिव है। तो ग्लूकोज अपना छोटे भाई, ग्लूकोज अपने छोटे भाई फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में और नाम पड़ेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज अपने छोटे भाई में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है, कोई इशू नहीं है। सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है सर? दोनों के फार्मूला सेम होते, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। तो सर डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज का कीटोन होता है। यानी आपने कुछ नहीं किया, ग्लूकोज को जब फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया आपने फंक्शनल ग्रुप चेंज कर लिया। इसलिए स्टेप 2 को आप कह सकते हो सिंपल वर्ड में आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, आपने ग्लूकोज का आइसोमर फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि फ्रक्टोज थोड़ा एक्टिव होता है। चलिए भाई सेकेंड स्टेप भी याद, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गए। फ्रक्टोज बोल रहा अभी भी मैं इनएक्टिव हूं, पहले ग्लूकोज इनएक्टिव था, फ्रक्टोज में लाया। फ्रक्टोज बोला मैं अभी भी इनएक्टिव हूं, चलो भैया एक्टिव कैसे करेंगे? तो आपको एक और एटीपी खर्च करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 में जाइए और यहां पास एक और एटीपी खर्च कीजिए। पहले तो अपने स्टेप 1 में खर्च किया था, फिर से आपने एक और एटीपी खर्च किया। तो एक और एटीपी खर्च किया, ये एटीपी आपने ऐड किया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और क्या बना? एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। फिर से एनर्जी निकला और इस एनर्जी के हेल्प से फ्रक्टोज में फिर से एक फॉस्फेट जोड़ देंगे। फ्रक्टोज में ऑलरेडी एक फॉस्फेट है, फिर से मैंने एक एनर्जी खर्च करके फॉस्फेट डाला, इसलिए अब बनेगा फ्रक्टोज। ध्यान से देखिए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ध्यान से एकदम पढ़ना है ये वर्ड को, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बोले सर ये क्या बना? कहानी तो सिंपल है ना, फ्रक्टोज में पहले एक फॉस्फेट था, मैंने एनर्जी खर्च किया, एक और फॉस्फेट डाल दिया, तो अब कितने फॉस्फेट हो गए? 2 फॉस्फेट हो गया। तो क्या नाम पड़ा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्लियर है? तो थर्ड स्टेप में मैंने एनर्जी खर्च करके वहां पर फॉस्फेट डाला, इसलिए थर्ड स्टेप का भी नाम होगा फॉस्फोराइलेशन। थर्ड स्टेप का भी नाम होगा फॉस्फोराइलेशन। तो मेरे में से यहां तक आपको कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर भी मैं यहां पास आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कहानी की तरह समझो कि सबसे पहले आपके पास कौन था? ग्लूकोज था। कितने कार्बन के? 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज इनएक्टिव होता है, तो इनएक्टिव है तो उसमें आपने एटीपी खर्च किया, एनर्जी निकला, और एटीपी का जो फॉस्फेट था वो आपने ग्लूकोज में डाल दिया, 1 2 3 4 5 6, और एक फॉस्फेट जाके जुड़ गए किस पोजीशन पे? 6 पोजीशन पे। क्या नाम पड़ा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एनर्जी खर्च करके फॉस्फेट डाला तो नाम फॉस्फोराइलेशन, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या किया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनएक्टिव है, तो मैंने ग्लूकोज को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया, आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है। ठीक है? तो बोले सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में डिफरेंस? कुछ नहीं, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन होता है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, तो वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। तो स्टेप 2 इज द आइसोमेराइजेशन, स्टेप 2 इज द आइसोमेराइजेशन। फिर सर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अभी भी इनएक्टिव है, फिर से एक और फॉस्फेट डालिए, तो मैंने क्या किया? ऑलरेडी 6 पोजीशन पे एक फॉस्फेट था, 3 4 5 6, ऑलरेडी 6 पोजीशन पे एक फॉस्फेट था, मैंने फर्स्ट पोजीशन पे भी एक और फॉस्फेट डाल दिया। तो अब बताइए कितने फॉस्फेट हो गए? तो आंसर सिंपल है, फ्रक्टोज में एक और फॉस्फेट डाल दिया फर्स्ट पोजीशन पे,
तो नाम क्या पड़ेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। आ गया समझ में? चलो तीनों स्टेप किसे किसे क्लियर हो गया? तो ऐसे ही स्टेप वाइज आपको याद करना है, ऐसे नहीं कि रट्टा मारते जा रहे हैं। चलो किसे किसे ये क्लियर हो गया, और जिसे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो बच्चा मैसेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। अब हमारे पास बच गए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब हमारे पास क्या बच गए? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये है, ध्यान से देखिए, ये हुआ फ्रक्टोज 1,6 पहले नंबर और छठे नंबर दो जगह, तो नाम दे दिया बिस फॉस्फेट। फॉस्फेट कितने कार्बन का है? तो फ्रक्टोज तो 6 कार्बन का होता है। बोले ठीक है सर, कितने मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल। अब देखिए क्या होगा, स्टेप नंबर 4। ठीक है, यहां भी बना देता हूं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन पे एक फॉस्फेट, 6 पोजीशन पे फॉस्फेट। अब जब भी आप देखिएगा 6 कार्बन है ना, उसमें 2 फॉस्फेट है, ये अनस्टेबल है। याद रखिएगा कि अगर 6 कार्बन का कंपाउंड हो, उसमें 2-2 फॉस्फेट हो, फॉस्फेट भी भारी है, तो बेटा संभलेगा नहीं, 2-2 फॉस्फेट नहीं रख पाएगा, तो ये बीचों बीच से टूट जाएगा। तो जो आपका 4th स्टेप होगा, इसे हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिट करना मतलब क्या होता है? टूटना। 4th स्टेप का नाम होगा स्प्लिटिंग। स्प्लिट मतलब टूटना, टूट गया। और टूटने के बाद ये 3 कार्बन अलग हो जाएंगे, ये 3 कार्बन अलग हो जाएंगे। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो बीच से टूट गया। टूटने के बाद में 3 कार्बन वाले अलग हो गए, ये 3 कार्बन वाले अलग हो गए। तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, टूटने के बाद एक 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम होगा PgAl। जिसका नाम होगा PgAl। फुल फॉर्म देखते हैं। और ये 3 कार्बन टूटने के बाद में एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम होगा DHAP। DHAP। तो 6 कार्बन था, 3 कार्बन अलग, 3 कार्बन अलग हो गए। तो ये जो 6 कार्बन थे, 3 कार्बन जो टूटा, हाँ 3 कार्बन अलग हो गए। तो एनसीईआरटी कहेगा 3 कार्बन वाला है, तो उसका नाम देगा ट्रायोज शुगर। ट्रायोज का मतलब क्या होता है? 3। एनसीईआरटी में ट्रायोज नाम देगा, ट्रायोज शुगर बने 3 कार्बन के। लिख देता हूं यहां पास 1 2 एंड 3, उस पर एक फॉस्फेट आ गया, इसका नाम होगा DHAP। DHAP। बोले ठीक है सर, फुल फॉर्म बता रहे। और बाकी जो 3 कार्बन बचे, 1 2 और 3, ये जो 3 कार्बन है, हाँ इस पे एक फॉस्फेट आ गया, और ये भी 3 कार्बन का है, इसका भी नाम दे दीजिए ट्रायोस। 3 कार्बन का है, इसका नाम होगा PgAl। चलिए अब फुल फॉर्म देखें, यानी 6 कार्बन का था, बीच से टूटा, एक ढाप बन गया DHAP 3 कार्बन का, और एक पागल बन गया PgAl बन गया 3 कार्बन के। अब समझ में आया? बोले सर ढाप का फुल फॉर्म क्या होगा, PgAl का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए देखिए, एनसीईआरटी में गिवन है। अगर एनसीईआरटी में आप ग्लाइकोलिसिस देखिएगा, तो ग्लाइकोलिसिस में आपको फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटते हुए दिखेगा, और टूट करके 6 कार्बन है, 3 और 3 अलग हो गए। तो जो ये 3 कार्बन के DHAP है, एनसीईआरटी में उसका फॉर्मूला लिखा है, फुल फॉर्म लिखा है डाई हाइड्रोक्सी। डाई का मतलब दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप, 2 OH ग्रुप आ जाए, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एसीटोन फॉस्फेट। तो DHAP का फुल फॉर्म एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको याद रखना है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
बोले ठीक है, कितने कार्बन का है? 3 कार्बन के। और एनसीईआरटी में देखिए पीजीएल का क्या फुल फॉर्म है, तो पी का मतलब हो गया फॉस्फो, पी का मतलब हो गया फॉस्फो ग्लिसरल, फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड, यानी एक अल्डिहाइड वाला ग्रुप बना जिसका नाम क्या है? फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड। और एक क्या बना था? कीटोन वाले, एसीटोन का क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन होते हैं। तो एक कीटोन वाला बना, एक अल्डिहाइड वाला, क्या नाम पड़ा? फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड। इसी को एक और नाम कह सकते हैं, आपके एनसीईआरटी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की जगह एक वर्ड यूज किया है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देखो नाम तो सेम है ना, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या इसका एक और नाम दे सकते हैं ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि थर्ड नंबर पे फॉस्फेट है, इसलिए एनसीईआरटी कहता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जो भी आपको मर्जी, जो भी आपको याद हो जाए। तो मैंने बोला क्या, 6 कार्बन वाला था वो टूटा, 3 कार्बन का ढाप बना और 3 कार्बन के बन गए पीजीएल। लेकिन ढाप का आगे कोई काम नहीं, जो डीएचएपी है वो फर्दर कोई काम नहीं कर सकता, आगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ढाप और पीजीएल एक दूसरे के क्या है? ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, यानी कि ये एक दूसरे के आइसोमर है। अब एक दूसरे के आइसोमर है तो प्रोसेस का नाम आइसोमेराइजेशन। तो ढाप जो है वो कोई काम का तो है नहीं, तो वो अपने आइसोमर में, ढाप जो है वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम है पीजीएल, पागल ना। तो आपने पहले क्या बताया था? एक पागल था, एक ढाप था, ढाप का कोई वैल्यू नहीं है तो वो भी पागल में कन्वर्ट हो गया। तो जो कन्वर्शन हुआ यही तो स्टेप 5 है। 5th स्टेप में डीएचएपी पीजीएल में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपके पास ओवरऑल कितने पीजीएल बचे? 2 पीजीएल बचे। एक पहले से पीजीएल था, बाद में ढाप भी एक कन्वर्ट हो गया, तो कितने पीजीएल बचे? 2। एक पीजीएल 3 कार्बन के, तो 2 पीजीएल इक्वल टू 6 कार्बन हो गए। और ये आपका 5th स्टेप तक कंप्लीट। ये आपका स्टार्टिंग के 5 स्टेप एकदम लॉजिकल चल करके, कोई भी हमने कहीं पर रट्टा मारने की कोशिश नहीं की। पहले 6 कार्बन का ग्लूकोज था, उसमें फॉस्फेट डाला, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बने। वो इनएक्टिव था तो हमने फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट से काम नहीं चल रहा था, और एनर्जी चाहिए, तो मैंने एक और फॉस्फेट डाला, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये भारी हो गया, बल्कि हो गया, तो ये बीचों बीच से टूट जाएगा, और टूटने के बाद एक बनेगा डीएचएपी और एक बनेगा पीजीएल, ढाप, और एक तरफ बना पागल। लेकिन ढाप का कोई वैल्यू नहीं है, तो ढाप भी अब पीजीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेप 5 जो है वो कहलाएगा आइसोमेराइजेशन। चलो मेरे में से आप बताओ, क्लियर है सभी को? किसे किसे समझ में आ गया? 5 स्टेप खुद से कर लोगे बिना रटे हुए, बिना रटे हुए। अब आप 5 स्टेप खुद से लिख सकते हो, या यहां तक दिक्कत है? बोलो। ठीक है, आ गया? तो ऐसा करो, अगर आपको 5 स्टेप समझ में आ गया तो आप जाइए और पांचों स्टेप का नाम लिख करके बताइए। अगर आपको 5 स्टेप क्लियर है तो आप जाइए और पांचों स्टेप का जो मैंने नाम बोला था वो लिख करके दिखाइए। चलो फटाफट। पहला स्टेप का नाम मैंने बोला था कुछ, सेकेंड स्टेप का नाम कुछ बोला था, थर्ड का बोला था, फोर्थ का बोला था, फिफ्थ का बोला था। तो ये 5 स्टेप का आप नाम फटाफट बताइए। चलो फटाफट। और समझ में नहीं आया तो वो मुझसे बोलिए। चलो फटाफट बताइए। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या बोला था मैंने? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो इस स्टेप का नाम क्या बोला था? फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज था उसमें एटीपी जुड़ा, तो फर्स्ट स्टेप का नाम था फॉस्फोराइलेशन। ठीक, फ्रक्टोज एक्टिव नहीं है, इसलिए वो अपने
छोटे भाई ग्लूकोज एक्टिव नहीं है तो छोटे भाई फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड स्टेप का क्या नाम है? सेकेंड स्टेप का क्या नाम था? तो ग्लूकोज, ठीक है। सेकेंड इज द आइसोमेराइजेशन। चलिए थर्ड, फ्रक्टोज भी अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, फिर से उसे एक्टिवेट करना है, आपको एटीपी खर्च करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप इज ऑल्सो फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, अब दो फॉस्फेट हो गए। फ्रक्टोज के अंदर कितने फॉस्फेट हो गए? 2 फॉस्फेट। और 2 फॉस्फेट आया तो वो भारी हो गया, बल्कि हो गया, तो बीचों बीच से टूटना है। तो फोर्थ स्टेप का नाम बताइए। फोर्थ स्टेप का नाम बताइए, क्या देंगे? फोर्थ का नाम स्प्लिटिंग। वो जो 6 कार्बन का था, भारी सा था, वो बीच से टूट गया, इसे हम लोग कहेंगे स्प्लिटिंग। ठीक है। अब स्प्लिट करके क्या बना? एक ढाप बना और एक पागल बना। तो ढाप कोई काम का नहीं है, तो वो आपस से पागल में लौट जाएगा, तो तुम्हारे पास 2 पागल बच गए। तो ढाप जो पागल में कन्वर्ट होगा, ये 5वां स्टेप, ये क्या कहलाएगा? बोलो। द फिफ्थ स्टेप इज, फिफ्थ स्टेप का क्या नाम देंगे? फिफ्थ स्टेप जहां पर ढाप कन्वर्ट हो जाएगा पीजीएल में, पागल में, तो उसे हम लोग कहेंगे, जो फिफ्थ स्टेप है वो फिर से कहलाएगा आइसोमेराइजेशन। चलो ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो अब हम लोग आगे की जर्नी देखते हैं। आगे का जर्नी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो यहां पर तुमने कोई एटीपी तुम्हें नहीं मिला, 5 स्टेप पढ़ लिया, कोई एनर्जी नहीं मिला, उल्टा 2 जगह एनर्जी, 2 जगह एटीपी खर्च हो गए। अब तुम्हें एनर्जी निकालना है, 6 to 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए तुम्हारे, ठीक है, जो पागल है पीजीएल, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ना, कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। ये जो 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ना, बड़ा ध्यान से सुनना, जो पीजीएल है, ठीक है, फोर्थ स्टेप पे टूट गया ललितेश। ठीक है, मैंने बोला बेटा 6 कार्बन है, 6 कार्बन बड़ा होता है, उससे फॉस्फेट संभल नहीं रहा है, तो 6 कार्बन बीच से टूट गया। तो 6 को 2 पार्ट्स में तोड़ोगे तो कितने कार्बन बचेंगे? 6 को हम 2 पार्ट्स में तोड़ दे तो 3 अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा, तो टूटना, छठे फोर्थ स्टेप में क्या हुआ? टूटा है, तो नाम देंगे स्प्लिटिंग। अब देखिए जो पीजीएल है, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। क्या नाम है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी फॉस्फेट होगा इसमें। तो ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 3rd कार्बन पे फॉस्फेट है, इसलिए हम लोग इसे और इजी टर्म में कह सकते हैं 3PGL, क्योंकि 3rd कार्बन पे फॉस्फेट है। ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड है, उसके 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट है, तो नाम दे देंगे 3PGL, ये बेटर वर्ड है। ठीक है, इसलिए आपके एनसीईआरटी ने क्या वर्ड यूज किया था? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट का पोजीशन बता दीजिएगा तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। सर कितने मॉलिक्यूल बने? आंसर 2 मॉलिक्यूल बने। एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन के? 3 कार्बन के, तो हमारा 6 कार्बन बैलेंस है। बोले सर 6th स्टेप क्या है? सबसे डिफिकल्ट। 6th स्टेप को ध्यान से सीखिए। 6th स्टेप में क्या करेंगे? ये जो पीजीएल है, पागल है, पागल आदमी का इलाज करते हैं। पीजीएल है, पागल है, उसका इलाज करते हैं। सर कैसे होगा? तो पीजीएल के अंदर होगा क्या? ध्यान से सुनने, यहां पास एक डॉक्टर आएगा जिसका नाम होगा NAD+। NAD+, बोले सर ये क्या है? फुल फॉर्म में नहीं जाना है, काम को समझिए। NAD+, ये डॉक्टर है, पागल का इलाज करना है, तो उसने पीजीएल में से हाइड्रोजन निकाल ली और वो कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन निकाल करके कन्वर्ट हो गए NADH और H+ में। यहां पर कौन आया? तो यहां डॉक्टर आया, डॉक्टर का नाम NAD+। उसने क्या किया? हाइड्रोजन निकाला और किसमें कन्वर्ट हो गया? NADH और H+ में। सर यहां तो 2 पागल थे। हाँ, तो 2 पागल है तो 2 डॉक्टर आएगा, 2 NAD+ आएगा और 2 NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर क्या निकाला था डॉक्टर ने? हाइड्रोजन। तो मैंने पीजीएल से हाइड्रोजन निकाल लिया, इसलिए इस स्टेप का नाम, 6th स्टेप का नाम ऑक्सीडेशन देंगे।
6 स्टेप का नाम क्या दीजिएगा? ऑक्सीडेशन। हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कौन निकालेगा? तो NAD+ नाम का सब्सटेंस आया, हाइड्रोजन निकाल लिया और NADH में कन्वर्ट हो गया। बोले सर ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PgAl, अगर यहां से आप हाइड्रोजन निकाल लीजिएगा, H2 निकाल लीजिएगा, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो मैं यहां लिख दूं PgAl किस में कन्वर्ट हो गया? Al था, अब बना PgA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पहले Al था, अल्डिहाइड था, अब मैंने A में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन के थे, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन के थे। बोले ठीक है सर। अब देखिए सर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन के, लेकिन छठा स्टेप बेटा आसान नहीं है। छठा स्टेप में एक और प्रॉब्लम है। बोले सर क्या प्रॉब्लम है? यहां पास 3 PgAl था तो बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑक्सीडेशन करा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, इतना आसान नहीं है। 6 स्टेप में क्या होगा? इसके अंदर एक और फॉस्फेट जोड़ा जाएगा। पहले से उसमें एक फॉस्फेट है 3rd पोजीशन पे, मैं जबरदस्ती बच्चा एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ रहा हूं, जबरदस्ती उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ रहा हूं। तो पहले से उसमें एक फॉस्फेट तो है 3rd नंबर पे, एक और फॉस्फेट जबरदस्ती बच्चा, जबरदस्ती। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक मोबाइल है, घर वाले ने जबरदस्ती तुम्हारे पास एक और मोबाइल डाल दिया, तो कितने मोबाइल हो जाएंगे? 2 मोबाइल, एक पहले कार्बन पे, एक तीसरे कार्बन पे। तो अब नाम पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, अब नाम क्या पड़ेगा? 1,3, इसका फुल फॉर्म देखिएगा ध्यान से। पहले तो उसके पास में क्या नाम था? PgA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब पहले पोजीशन पे भी फॉस्फेट है, तीसरे पे भी है, तो नाम पड़ेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बी फॉर बिस मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आपने जबरदस्ती क्या किया? यहां पास एक फॉस्फेट को ऐड किया, ऐड किया, इसलिए आप 6 को 2 पार्ट में बोलिए। पार्ट ए ऑक्सीडेशन, पार्ट बी अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट। आपने यहां पास फॉस्फेट को अटैच किया, तो नाम क्या हो गया? अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट। लेकिन आपकी एनसीईआरटी इतनी आसानी से नहीं समझाएगी। एनसीईआरटी बेटा इतना आसान नहीं है पढ़ना। सर फॉस्फेट कैसे जुड़ेगा? अपने आप नहीं जुड़ेगा। सर फॉस्फेट तो 2 जुटेंगे ना सर, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 फॉस्फेट जुड़ना चाहिए, हाँ करेक्ट। लेकिन फॉस्फेट अपने आप नहीं जुड़ता, फॉस्फेट को जोड़ने के लिए वाटर चाहिए। इसलिए आप देखिएगा कि यहां पर डायरेक्टली फॉस्फेट ना जोड़ करके हम लोग यहां पास लिखेंगे 2H3PO4। फॉस्फेट वाटर के हेल्प से जुटेगा, इसलिए 2H3PO4 हो गया। केवल फॉस्फेट लिखिएगा, लेकिन उसमें वाटर को ऐड करेंगे तभी उसके हेल्प से जुड़ पाएगा। तो यहां पास 2H3PO4 आया, फॉस्फेट डाल दिया, अब 2 फॉस्फेट हो गए तुम्हारे पास, 2 मोबाइल हो गए। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल है सर? 2 मॉलिक्यूल है। चलिए, ये स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो स्टेप 6 को ध्यान से देखना है। पागल था, पहले डॉक्टर आया, हाइड्रोजन निकाल लिया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो क्या बन गया? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया। स्टेप 1। उसके पास एक ही फॉस्फेट था, जबरदस्ती एक और फॉस्फेट डाल दिया, तो कितने फॉस्फेट हो गए? 2, तो नाम पड़ा बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। स्टेप 6 इज कंप्लीट। स्टेप 6 इज कंप्लीट। बोले सर स्टेप 7 क्या होगा? अब सोचो, तुम्हारे पास कितने मोबाइल है? तो बोले सर मेरे पास 2 मोबाइल है, एक पहले पोजीशन पे है और एक तीसरे पोजीशन पे। 2 फॉस्फेट है सर इसके अंदर, 2 मोबाइल है, और तुम्हारे छोटे भाई के पास एक भी मोबाइल नहीं। तुम बोलेगा ले लो, मेरे पास 2 मोबाइल, एक्स्ट्रा मोबाइल है। तो इस सब्सटेंस के पास बेटा 2 फॉस्फेट है, तो यहां पास एक नया आएगा, यहां पास आएगा एक ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और बोलेगा कि ऐसा करो ना, एक फॉस्फेट दे दो, तुम्हारे पास 2 है ना। बोले ठीक है ले लो, और लेने के बाद क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्योंकि सबस्ट्रेट ने क्या दिया, फॉस्फेट दिया, उस फॉस्फेट से एटीपी बना। सर 2 मॉलिक्यूल थे ना, हाँ 2 एटीपी आएगा और 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एटीपी किसने बनाया, एटीपी किसने बनाया? बोले सर सबस्ट्रेट ने। मैंने, मेरे पास 2 मोबाइल था, मैंने छोटे भाई को दे दिया, तो मेरे नाम पे उस मोबाइल का नाम पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए स्टेप जो 7 है इसे कहते हैं SLP। सर SLP का फुल फॉर्म देखो, कभी भी एटीपी बनाना हो तो तुम्हारे पास है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसमें तुमने एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया और क्या बना, एटीपी। एटीपी बनने को आप कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। एटीपी बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, फॉस्फोराइलेशन। एटीपी बनना फॉस्फोराइलेशन। लेकिन फॉस्फेट किसने दिया? बोले सर सबस्ट्रेट ने दिया, उसके फॉस्फेट से एटीपी बना, इसलिए नाम पड़ा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि सबस्ट्रेट ने वो फॉस्फेट दिया, वो एनर्जी दिया जिससे एटीपी बन रहा है, इसलिए सबस्ट्रेट के नाम पे रख दिया SLP। बोले सर ठीक है। सर मेरे पास दो मोबाइल था, एक मोबाइल दे दिया, तो मेरा नाम था 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैंने पहला पोजीशन का फॉस्फेट दे दिया सर, तो नाम पड़ेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि पहला पोजीशन वाला तो फॉस्फेट आपने दे दिया। कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो 7 स्टेप आई थिंक बच्चे लोग क्लियर हो गया। आपके पास 2 मोबाइल था, एक मोबाइल डोनेट कर दो छोटे भाई को, छोटा भाई खुश हो जाएगा। हाँ, तो आपके पास अब कितने मोबाइल बचे, एक ही बचा ना, कौन से कार्बन वाला, तीसरे कार्बन का। तो नाम पड़ा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। स्टेप 7 इज कंप्लीट। बोले सर अब 3 स्टेप और याद करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में है, मैं क्या कर सकता हूं, सिलेबस में है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बोले सर 8 स्टेप बहुत आसान है, बहुत आसान है, स्टेप 8 सबसे आसान। बोले सर क्या है, ये बताइए। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, किस पोजीशन पे फॉस्फेट है सर, 3rd नंबर पे। तुम्हारे पास मोबाइल किस पोजीशन पे, 3rd नंबर। सर मजा नहीं आ रहा है 3rd नंबर पे फॉस्फेट रखने में, तो मत रखो ना, उस फॉस्फेट को शिफ्ट करा दो 2nd नंबर पे। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, तुमने फॉस्फेट को उठाया और 2nd पे पटक दिया। अब बताइए क्या नाम पड़ा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की जगह अब नाम पड़ेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3rd वाला 2nd पे आ गया। कितने कार्बन का सर, 3 कार्बन के। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। अब बताइए आपने क्या किया, इस 8 में तो कुछ भी नहीं किया, 3rd का फॉस्फेट उठाया 3rd से और 2nd पे पटक दिया। तो दोनों हूबहू सेम है, बस फॉस्फेट का पोजीशन में डिफरेंस है, इसलिए 8 में भी तो आइसोमेराइजेशन ही तो किया। आपने क्या किया, फॉस्फेट को केवल चेंज किया, बाकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब सेम है, बस फॉस्फेट का डिफरेंस है। पोजिशनल आइसोमर इसी को तो कहते हैं। तो यही हुआ आपका आइसोमेराइजेशन। 8 स्टेप इज द आइसोमेराइजेशन। 3rd से आपको 2nd पे ट्रांसफर करना है, तो क्या किया आपने, फॉस्फेट का ट्रांसफर कर दिया, आइसोमेराइजेशन। तो मेरे में से 8 स्टेप भी क्लियर हो गया। कुछ नहीं किया रीति, तुम्हारे पास में 3 कार्बन, 3rd कार्बन पे मोबाइल था, मैंने 3rd से उठा के 2nd पे रख दिया, बस 3rd से उठा करके 2nd पे रख दिया, तो क्या हुआ, सब स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है ना, बस पोजीशन चेंज कर दिया, तो दोनों पोजिशनल आइसोमर हो गए। तो ये स्टेप 8 इज द आइसोमर, एक दूसरे के आइसोमर ही तो है। 8 कंप्लीट हो गया, अब बस 2 ही तो बचे हमारे पास। बोले सर अब क्या मेरे पास स्ट्रक्चर बचा है, उसका नाम है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। स्टेप 8 तक कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ नहीं करना, अब हमारे 2 ही स्टेप बचे, 2 ही स्टेप बचे, ठीक है, कुछ नहीं करना। मैंने क्या किया, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहां तक कौन सा स्टेप हो चुका है, यहां देख लीजिए 8 हो गया,
8 तक कंप्लीट है। अब हम लोग 9th पे है, अब हम लोग 9th पे है। बोले सर क्या करेंगे? कुछ मत करो, 9th स्टेप एकदम आसान है। यहां से वाटर निकाल लो। वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन, वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन। तो तुमने क्या किया 9th स्टेप पे? क्या किया? 9th स्टेप पे जो एक मॉलिक्यूल था उसमें से एक वाटर निकाला। सर 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 वाटर निकाल दो। वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के बाद ये बन जाएगा फॉस्फो इनोल पायरुवेट, पेप। एनसीईआरटी पूरा नाम लिखेगा, हम तो शॉर्टकट लिख रहे हैं, पेप फॉस्फो के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। बस डिहाइड्रेशन हो गया, पानी निकल गया। स्टेप 9 में कुछ नहीं करना है, केवल वाटर को निकालना है। वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। क्या बना? फॉस्फोइनोल पायरुवेट हो गया। सर फॉस्फोइनोल पायरुवेट 1 2 3, एक फॉस्फेट है सर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, यानी तुम्हारे पास एक मोबाइल बचा है, 3rd कार्बन पे एक मोबाइल बचा हुआ है। अब फिर से तुम्हारी छोटी बहन आ गई, बोले मोबाइल मुझे दे दो। तुम्हारे पास एक मोबाइल तो है ना, अभी पहले 2 मोबाइल था, एक छोटे भाई को दिया। अब फिर से छोटी बहन आ गई कि दे दो मुझे, नाम है देखो सर फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी कि तुम्हारे पास एक फॉस्फेट है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो तुम्हारी छोटी बहन को मुझे भी दे दो, ये फॉस्फेट दे दो। ले रे भाई, ले लो, मेरे पास अब कोई फॉस्फेट नहीं बचेगा। ठीक है सर, कौन लेगा मोबाइल? कौन? छोटी बहन। उसका नाम है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तुम्हारे पास आई और तुम्हारा मोबाइल ले ली, तुम्हारा फॉस्फेट ले ली, किसमें कन्वर्ट हो गई? एटीपी। कितने है बेटा, कितने मॉलिक्यूल हो तुम? 2 मॉलिक्यूल। कितने एटीपी बना? 2। किसने बनाया एटीपी? मोबाइल किसने दिया? तो बोले मैंने दिया है। तो तुमने क्या किया? अपना फॉस्फेट अपनी छोटी बहन को दिया। छोटी बहन एटीपी से एटीपी में कन्वर्ट होगी। तो छोटी बहन बोलेगी ना एटीपी किसने बनाया? मेरी बड़ी बहन ने बनाया, बड़े भाई ने बनाया, सबस्ट्रेट ने बनाया। इसलिए वापस से इसका नाम पड़ेगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट ने एनर्जी दिया, फॉस्फेट दिया, उससे एटीपी बना, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और अब तुम लास्टली कन्वर्ट हो चुके हो पायरुवेट में। फॉस्फोइनोल पायरुवेट था, फॉस्फेट दे दिया, तुम बन गए पायरुवेट, या इसी को आप कहते हो पायरुविक एसिड। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो मेरे में से यही तो था बच्चे, यही आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसी को आप रटते रहते हो और कभी आपको याद होता नहीं। सर 8 नंबर नहीं याद हुआ, 9 नंबर नहीं याद हुआ। तो स्टेप वाइज अब याद करने की कोशिश करो, स्टेप वाइज अब याद करने की कोशिश करो, वो कहानी की तरह कि पहले क्या हुआ, 2 मोबाइल तुम्हें दिया था, फिर आपने एक स्टेप में, आपने 7 स्टेप में एक मोबाइल दे दिया बहन छोटे भाई को। फिर बेटा एक मोबाइल है, मन नहीं लग रहा है, तुमने बेटा पोजीशन चेंज करी, आइसोमेराइजेशन। फिर मैंने तुमसे पानी निकाल दिया, डिहाइड्रेट हो गए। अब डिहाइड्रेट होगा, क्या मोबाइल चलाओगे? छोटी बहन को दे दो, दे दिया तुमने, फिर से हो गया एसएलपी 10th नंबर पे। तो आपको इस तरह से स्टेप वाइज अगर याद रखोगे तो आपको हमेशा की ग्लाइकोलिसिस डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ना तो आप रटते रहते हो, रटते रहते हो, रटते रहते हो, भूल रहा है। और ये सिलेबस में है इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। चलो अब हम लोग एक बार तुम्हारा मेमोरी चेक कर लेते हैं। चलो इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में पहले स्टेप का प्रोसेस का नाम क्या था? इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट स्टेप का नाम क्या था? चलो बोलो। ठीक है, और हम लोग 2 मिनट में से कंप्लीट कर रहे हैं, यानी रिवीजन हो रहा है। बोलो पहला स्टेप। हाँ चलो ठीक है, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, नाम है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। चलो ठीक है, सभी लोग पार्टिसिपेट करो, न तो बेटा एक ही को समझ में आएगा, बाकी का बाउंस कर जाएगा। ठीक है, बाकी लोग भूल गए। ठीक है चलो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। मैं क्लू देते जाऊंगा, आंसर तुम्हें करना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। सेकेंड स्टेप का नाम बताइए, सेकेंड स्टेप का क्या नाम था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, तो सेकेंड स्टेप का नाम कुछ तो होगा। केवल रीति ने बोला, राजादित्य ने बोला, ललितेश क्या कर रहे हो? अनुभव। ठीक है, तो सेकेंड सर आइसोमेराइजेशन।
अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में मैंने फिर से एक एटीपी खर्च किया और बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो स्टेप 3 का नाम बताइए, स्टेप 3 का नाम बताइए। ठीक है, स्टेप 3 का नाम बताइए। तो सर फिर से आपने एटीपी खर्च किया है तो नाम फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। चलो ठीक है, अब बताइए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भारी था, बीचों बीच से टूट गया, तो चौथे स्टेप का नाम बताइए। चौथा स्टेप भारी था टूट गया, टूटना स्प्लिटिंग। एक पागल एक ढाप में, लेकिन आगे में ढाप का कोई वैल्यू नहीं है, तो एक ढाप एक पागल, एक ही पागल था, एक अच्छा था, लेकिन बोला नॉर्मल आदमी का कोई काम ही नहीं है, तो वो भी डब पागल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 क्या कहलाएगा बोलिए, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टेप 6 से 10 को रिवाइज करते हैं, स्टेप 6 से 10 को रिवाइज करते हैं। 6 स्टेप पे क्या किया था, देखो PGAL पागल था, डॉक्टर आया हाइड्रोजन निकाल लिया, डॉक्टर आया हाइड्रोजन निकाल लिया, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, और वो बन गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन सर 2 स्टेप में किया था ना, नर्स भी आई थी और उसने फॉस्फेट डाल दिया था, इंजेक्शन देकर के फॉस्फेट डाल दिया, तो बेटा पागल तब तो ठीक होगा। तो अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट, अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट। चलो 7, अब तुम्हारे पास 2-2 मोबाइल, पहले पे भी तीसरे पे भी 2-2 मोबाइल है, छोटा भाई आ गया है, दे दो एक मोबाइल, ले ले रे भाई, ले ले एक फॉस्फेट ले ले, तू भी खुश हो जा, एटीपी बन जा। मैंने एनर्जी दिया, मेरे एनर्जी से एटीपी बन रहा है, नाम SLP। अब तुम्हारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मन नहीं लग रहा, मोबाइल 3rd कार्बन पे मन नहीं लग रहा है, अरे बेटा सेकंड पे लेते हो ना, क्या टेंशन है। 8 आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, 3rd से 2nd पे आ गया। 9th सर नाम क्या है, नाम क्या है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पानी निकाल लो, 9th पे पानी निकलेगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अब चलिए 10th, तुम्हारे पास एक मोबाइल बचा था ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, छोटी बहन आगे दे दो भैया, दे दो रे भाई, तुम्हारे पास फॉस्फेट है, एडीपी आके मांग रहा है, दे दो, और ये वापस से एटीपी बना, सबस्ट्रेट ने बनाया SLP। चलो, तो मेरे में से किस किस बच्चे को ये 10 स्टेप अब हमेशा के लिए याद हो गया है, किस किस बच्चे को, देखो रट्टा तो मारते थे पहले तुम, लेकिन ध्यान से कभी सीखा नहीं था और भूल जाते सर 8वां स्टेप तो पता ही नहीं चलता, आता है क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, तुम्हें तो याद ही नहीं है, तुम्हें तो याद ही नहीं है सर, ऑक्सीडेशन तो पता नहीं कहाँ हुआ था, डिहाइड्रेशन कहाँ हुआ था पता नहीं, आइसोमेराइजेशन कहाँ हुआ पता नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो तरीके 2 हैं, देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, अब डॉक्टर किसी को बनना है तो बिना मेहनत का तो बन नहीं सकते। सबसे बड़ा जो रूल है कि अगर डॉक्टर आप बनने चाहते हो तो सबसे पहले सोच लो बेटा मेहनत करना पड़े, और ये 6 से 7 महीने तो पढ़ने। तो सबसे पहले मेहनत के नाम पे आपको क्या करना है, आपको लेक्चर जो रिकॉर्ड वाला है वापस से आप ले लीजिए और वापस से उसको सुनिए, सामने वापस से सुनिए, अभी पढ़ा शायद थोड़ा लैक हो गया होगा, शायद 80% आया, 90% आया, 70% आया, 50%, 0% आया, 0 को 100 रात में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 0 आया फिर भी बेटा रात में एक बार सुनिए, शायद फायदा हो ना, तो सामने जाके फिर से एक नोट्स बना लिया, अपना नोट्स हमेशा काम आता है, मेरा नोट्स कितना काम आएगा, मैं तो अपने लेवल का पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा नोट्स तुम्हें काम आएगा ना, इसलिए अपने से बनाओगे ना तो 100% याद रहेगा, ऐसे में तो दे दूंगा लेकिन वो याद नहीं रहेगा। चलो ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं और कल आगे में हम लोग इस पे बात करेंगे। चलो किसी को आज वाले में अगर कोई